इंसान बस एक यात्री था, जंगलों में भटकता, जानवरों का पीछा करता, बस जिंदा रहने की कोशिश करता। फिर करीब 12,000 साल पहले बर्फ पिघली, नदियां बहीं, बारिश तय समय पर होने लगी और किसी ने देखा मिट्टी में गिरा बीज सूखा नहीं, उगाया। यहीं से शुरू हुई मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति, खेती। 9,000 साल पहले इंसान ने पहली बार धरती जोती और शिकारी से किसान बन गया। पर सवाल अब भी है, कहाँ और किसने बोई थी पहली फसल? चलिए लौटते हैं 9,000 साल पीछे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है करीब 2 लाख साल पहले, जब धरती अभी भी बर्फ और जंगलों के बीच सांस ले रही थी। उसी समय अफ्रीका के मैदानों में एक नई प्रजाति जन्मी। शुरुआत में उनका जीवन बेहद कठिन था। उनके पास न घर था, न ही कोई भाषा। बस छोटे छोटे समूहों में रहकर वे शिकार करते और हर दिन बस जीवित रहने की जंग लड़ते। आज भी इथियोपिया और केन्या की पुरानी चट्टानों से मिले फॉसिल हमें उसी पहले इंसान की कहानी सुनाते हैं, जिसने नेचर को समझने की पहली कोशिश की थी। लेकिन हजारों साल बाद धरती में करवट ली, जंगल सूखने लगे, नदियां रास्ता भूल गईं और भोजन की तलाश मुश्किल हो गई। तब जिंदा रहने की जिद ने उन्हें एक साहसी फैसला लेने पर मजबूर किया, एक नई दुनिया की खोज। यहीं से शुरू हुआ इंसान का सबसे लंबा और महान सफर। आज से लगभग 70,000 साल पहले कुछ हजार लोगों का एक छोटा सा समूह अफ्रीका से बाहर निकला। उन्होंने लाल सागर पार किया और अरब के रास्ते एशिया की ओर बढ़ चले। वैज्ञानिक इसे आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन थ्योरी कहते हैं, लेकिन यह कोई किताबी सिद्धांत नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो आज भी हमारी नसों में दौड़ते खून में छिपी है। 2019 में हुई डीएनए की आधुनिक खोजें बताती हैं कि हम भारतीय उन्हीं महान यात्रियों के वंशज हैं। हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद करीब 65,000 साल पहले उनके पहले कदम भारत की उपजाऊ धरती पर पड़े। यह जमीन उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। उन्होंने नर्मदा जैसी नदियों के किनारे अपना पहला घर बनाया। भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने अपने जीवन के रंग उकेरे, शिकार करते हुए, नाचते हुए, जश्न मनाते हुए। उनके बनाए पत्थर के औजार आज भी हमें उस दौर की याद दिलाते हैं जब भारत में इंसान ने पहली बार बसना सीखा। वे अब इस धरती के मालिक थे, शिकार करने में माहिर, नेचर के हर रहस्य से वाकिफ। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन माहिर शिकारियों को घूमना छोड़कर एक जगह टिकने की जरूरत पड़ गई? उन्होंने धरती को जोतना और बीज बोना क्यों शुरू किया? और कौन था इतिहास का वो पहला किसान जिसने आज से 9,000 साल पहले मेहरगढ़ की जमीन पर खेती की नींव रखी? चलिए इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए गहराई में उतरते हैं। अब इंसान भारत के लगभग हर कोने में फैल चुका था। दक्षिण के नीलगिरी पर्वतों से लेकर उत्तर की कश्मीर घाटी तक हर जगह छोटे समुदायों ने ठिकाने बनाए। यहाँ की धरती ने उन्हें सिखाया कैसे मौसम के साथ तालमेल बिठाना है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, कौन से जानवर भरोसेमंद है। धीरे धीरे यही लोग भारत के पहले परमानेंट समूहों में बदले, जो आगे चलकर सिविलाइजेशन की नींव बने। समय बीतने के साथ धरती में हुआ बड़ा परिवर्तन वह पहले जैसे नहीं रहा था। आज से करीब 12,000 साल पहले हजारों सालों से जमी बर्फ की चादर पिघलने लगी। यह हिमयुग का अंत था। पहाड़ों से नई नदियां फूट पड़ी, सूखी घाटियों में हरियाली लौट आई और पूरी दुनिया एक नए जीवन के लिए तैयार हो रही थी। यह वो पल था जब नेचर ने इंसान को एक सुनहरा मौका दिया। वैज्ञानिक इसे कहते हैं होलोसीन वार्मिंग, लेकिन हमारे पूर्वजों के लिए इसका मतलब कुछ और था। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अब मौसम मनमौजी नहीं रहा। हर साल एक तय समय पर बारिश होती, सूरज चमकता और सर्दियां दस्तक देती। इसी स्थिरता ने उनके मन में एक नया सवाल पैदा किया, अगर हर साल मौसम एक जैसा ही रहता है तो क्या हमें हमेशा भटकने की जरूरत है? इस बदलाव का सबसे बड़ा तोहफा भारत की जमीन को मिला। रोज कुछ नया सीखो और सबसे ताकतवर पुरुष बन जाओ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। हिमालय की बर्फ पिघलकर नदियों की शक्ल में बही और अपने साथ लाई बेशकीमती मिट्टी, जिसने सिंधु और गंगा के मैदानों को दुनिया की सबसे उपजाऊ धरती बना दिया।
आर्कियोलॉजिकल रिसर्च बताते हैं कि भारत में ऐसे पौधे जैसे जंगली गेहूं और धान के प्रारंभिक रूप यहीं सबसे पहले फैले। अब इंसान ने देखना शुरू किया कैसे हर साल वही पौधे उसी जगह फिर से उगाते हैं, और यहीं से उसने सीखा धरती को दोहराना भी सिखाया जा सकता है। अब इंसान हर मौसम में शिकार के लिए भागने की बजाय नदी के किनारे रुकने लगा। वो जानता था कि यहाँ पानी है, फल है और जंगली अनाज भी। शुरुआत में यह सिर्फ कुछ हफ्तों का ठहराव था, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन गई। टेम्परेरी झोपड़ियां अब परमानेंट घरों में बदलने लगीं। भीमबेटका और बेलन घाटी जैसी जगहों पर मिले पत्थर के औजार और राख से भरे चूल्हे इसी कहानी के सबूत हैं। वे बताते हैं कि इंसान अब एक जगह टिककर जीना सीख रहा था। धीरे धीरे मनुष्य ने यह समझ लिया कि अगर वो नदियों के पास रहेगा तो न सिर्फ शिकार और मछली पकड़ सकेगा, बल्कि उन्हीं जंगली पौधों से अगले मौसम की तैयारी भी कर सकेगा। अब इंसान ने भटकना नहीं, ठहरना सीख लिया था, और यही ठहराव आने वाले युग की सबसे बड़ी क्रांति का आधार बना, खेती। लेकिन भाई, एक सवाल यहीं से उठता है, जब इंसान ने एक जगह रहना शुरू किया तो क्या उसने जमीन के मिजाज को समझना भी शुरू कर दिया था? उसे यह ज्ञान कैसे मिला कि किस मिट्टी में कौन सा बीज उगेगा? क्या यह कोई एक दिन में हुआ चमत्कार था, या इसके पीछे हजारों साल का पेशेंस और परीक्षण छिपा था? इन सभी सवालों का जवाब हमें उस जगह की मिट्टी देती है जहां भारत में पहली बार किसी ने बीज बोकर फसल उगाई, मेहरगढ़। तो अब चलते हैं इतिहास के पहले खेल की ओर। अभी तक हमने देखा कि कैसे हिमयुग के बाद धरती बदलने लगी थी, नदियां फैलीं, मिट्टी उपजाऊ हुई और इंसान ने एक जगह टिकना सीखा। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि अब इंसान एक जगह रुकने ने उसके अंदर एक नई जिज्ञासा को जन्म दिया। उसने देखा पौधे हर साल मिट्टी से खुद उगते हैं, फिर मर जाते हैं, और फिर अगले मौसम में वहीं से नए अंकुर निकल आते हैं। उसे लगा धरती के अंदर कोई रहस्य छिपा है। यही जिज्ञासा अब इतिहास की सबसे बड़ी खोज में बदलने वाली थी। आज से लगभग 9000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा बस्ती क्षेत्र था, मेहरगढ़। आज यह इलाका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, लेकिन तब यह सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक था, जहां पहाड़ों से आने वाली नदियां धरती को सींचती थी। साल था 1974। इनका नेतृत्व फ्रेंच आर्कियोलॉजिकल मिशन टू पाकिस्तान के अंतर्गत जीन फ्रांसवा जारिगे और उनकी पत्नी कैथरीन जारिगे के निर्देशन में खुदाई की जा रही। बलूचिस्तान की सूखी धूल भरी घाटी, जहां दिन में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता, उनका उद्देश्य था किसी पुराने गांव के निशान ढूंढना। दिन सामान्य था, लेकिन दोपहर होते होते एक मजदूर का औजार किसी कठोर चीज से टकराया। पहले तो सबको लगा शायद कोई पत्थर होगा। मिट्टी हटाई गई तो नीचे कुछ दिखाई दिया, कुछ अजीब सा जो नेचुरल नहीं लग रहा था। वो था मिट्टी से बना एक छोटा सा घर का हिस्सा। दीवारें समतल, ईंटें सजी हुई और साथ में कुछ बिखरे हुए जले हुए अनाज के दाने। यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी, ये दुनिया के सबसे पुराने फार्मर विलेजेस में से एक था। खुदाई में मिले मिट्टी के घर, अन्न भंडारण के गड्ढे और गेहूं जौ के बीजों के जले हुए दाने, जो बताते हैं कि अब इंसान सिर्फ जंगली अनाज नहीं खा रहा था, बल्कि उसे खुद उगा रहा था। मेहरगढ़ के लिए लोग पहले किसान कहलाए जा सकते हैं। उन्होंने जंगली गेहूं और जौ को धीरे धीरे चयन करके सिलेक्टिव ब्रीडिंग किया, यानी ऐसी किस्मों में बदला जो ज्यादा उपज देती थी। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि मेहरगढ़ के अनाज की किस्में आयरेनियन फर्टाइल क्रेसेंट क्षेत्र के अनाजों से जुड़ी हुई थीं। इससे यह संकेत मिलता है कि फसलों की ज्ञान पश्चिम से आया था, लेकिन भारत ने उन्हें सिर्फ अपनाया नहीं, उसे अपना बना लिया, क्योंकि यहाँ के किसान पश्चिम के मौसम से अलग माहौल में उसी बीज को नई जमीन पर पनपाने में सफल हुए। और इसके साथ मेहरगढ़ में मिले भेड़, बकरी और मवेशी की हड्डियां ये साबित करती हैं कि यहाँ सिर्फ पौधे नहीं, जानवर भी पाले जा रहे थे। पालतू जानवर उसे दूध, मांस और श्रम देते, और बदले में इंसान उन्हें सुरक्षा देता। यही वह रिश्ता था जिसने समाज को सहयोग और कोएग्जिस्टेंस का अर्थ सिखाया। मेहरगढ़ के घर मिट्टी और फूस से बने थे, उनमें कमरों की बनावट और भंडारण स्थल थे। यानी अब खेती ने इंसान को सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि घर का असली मतलब भी सिखाया।
अब घर सिर्फ बारिश और जंगली जानवरों से बचाने वाली कोई गुफा नहीं थी, बल्कि वो जगह थी जहां एक परिवार अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। और जिंदगी अब सिर्फ पेट भरने की दौड़ नहीं रही। लोग अपने मिट्टी के बर्तनों पर सुंदर डिजाइन बनाने लगे, यानी अब उनके जीवन में कला और सौंदर्य ने भी जगह बना ली थी। धीरे धीरे ये छोटे छोटे घर एक साथ जुड़कर गांव बन गए और इन्हीं गांवों ने समाज की पहली नींव रखी। लेकिन भाई, यहाँ एक और रहस्य छिपा है। क्या मेहरगढ़ ही वह जगह थी जहाँ से पूरी भारत में खेती फैली, या देश के अन्य हिस्सों में लोगों ने अलग अलग समय पर अपनी अपनी मिट्टी में बीज बोए? मुझे अब साउंड बॉक्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके अकाउंट में 200 रुपए सुना आपने? मेहरगढ़ की धरती से खेती की जो क्रांति शुरू हुई, उसकी लहर अब धीरे धीरे पूरे भारत में फैल रही थी। करीब 6500 ईसा पूर्व आज के उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में लोगों ने पहली बार धान के पौधे को उगते देखा। नदी हर बरसात में बाढ़ लाती और जब पानी उतर जाता तो पीछे बची गीली मिट्टी में छोटे छोटे हरे अंकुर दिखाई देते। शायद किसी ने उन बीजों को हाथ में लिया होगा, देखा होगा कि ये उसी जगह से उगे जहां वो गिरे थे। और यहीं से इंसान ने सीखा धरती पर फसलों को उगाया जा सकता है। वहीं से भारत के सबसे पुराने धान के दाने मिले, जले हुए लेकिन साफ पहचाने जा सकने वाले। उनकी कार्बन डेटिंग ने इतिहास को चौंका दिया, क्योंकि यह था दुनिया का सबसे पुराना चावल। समय बीता और खेती अब गंगा की घाटियों से पूर्व की ओर बढ़ने लगी। बिहार का चिरांद, गंगा के किनारे बसा एक प्राचीन स्थल, जहां खुदाई में मिले पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन और अन्न भंडारण के गड्ढे इंसान के संगठित जीवन का पहला प्रमाण बने। यहाँ लोग धान, जौ, दालें और कंदमूल उगाते थे। मिट्टी उपजाऊ थी, नदियां पास थीं, और यहाँ के लोग मौसम को देखकर फसल चक्र बदलना भी जानते थे। यानी अब खेती केवल भोजन जुटाने का साधन नहीं रही, अब भविष्य के लिए अनाज को संग्रह करने की सपना देखने लगे। भारत के उत्तर में जहाँ सर्दियाँ कठोर थीं और जमीन पर बर्फ जमती थी, वहाँ भी इंसान ने खेती का रास्ता खोज लिया। अब यह कहानी पहुँचती है ऊंचे पहाड़ों और बर्फीली हवाओं के बीच बसे कश्मीर में। यहाँ बुरझोम नाम की एक जगह पर लोगों ने खेती करने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला था। कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए वे जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर अपने घर तैयार करते थे। ये घर न सिर्फ उन्हें गर्म रखते, बल्कि उनकी फसलों को भी सुरक्षित रखते थे। यहाँ की मिट्टी से मिले गेहूं और जौ के दाने और पत्थर की बनी हंसियां इस बात का सबूत हैं कि खेती का ज्ञान अब सिर्फ मैदानों तक सीमित नहीं था। इंसान ने इसे कश्मीर की ठंडी जलवायु के हिसाब से भी ढाल लिया था। अब यह कहानी दक्षिण की ओर बढ़ती है, जहाँ बारिश कम थी लेकिन धैर्य ज्यादा। कर्नाटक का हल्लूर और तमिलनाडु का पायमपल्ली, यहीं से शुरू हुई सूखी खेती। यहाँ के किसानों ने सीखा कि अगर मिट्टी में पानी कम भी हो तो भी कुछ पौधे बाजरा, तिल, अरहर कठोर मौसम में उग सकते हैं। यह भारतीय खेती का अगला बड़ा कदम था। अब हर क्षेत्र के लिए एक खास फसल चुनी जा रही थी। तो क्या फसल उगाने की शुरुआत सबसे पहले भारत में हुई थी? जवाब है नहीं। ये कहानी शुरू होती है एक और धरती से, जिसे इतिहास की किताबों में फर्टाइल क्रेसेंट कहा जाता है। यह आज के इराक, सीरिया और जॉर्डन का इलाका था, जहां इंसान ने पहली बार गेहूं और जौ के जंगली पौधों को अपनी जमीन पर उगाना सीखा। यदि आपने इस मेरे मेसोपोटामिया वाले वीडियो देखे होंगे तो आप इससे अवगत होंगे कि दुनिया की पहली नगर यहाँ विकसित हुआ था। यरीको जैसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में अनाज को भविष्य के लिए बचाने वाले गड्ढे मिले हैं। खेती का यह क्रांतिकारी विचार इसी जमीन पर जन्मा और फिर एक लहर की तरह धीरे धीरे पूरब की ओर यानी भारत तक पहुंचा। डीएनए की मॉडर्न खोजें बताती हैं कि मेहरगढ़ में उगे गेहूं और जौ के बीज पश्चिम से आए इन्हीं बीजों के रिश्तेदार थे। लेकिन भारत के किसानों ने सिर्फ नकल नहीं की, उन्होंने इन बीजों को अपनी मिट्टी, अपने मौसम और अपनी समझ से एक नया रूप दिया। भारत के समानांतर चीन की यांगजी और पीली नदी घाटियों में लोगों ने धान और बाजरा उगाना शुरू किया। यहाँ मिले प्राचीन धान के रिमेन्स भारत की बेलन घाटी के धान से मिलते हैं। यानी दोनों जगह खेती एक साथ लेकिन अलग अलग शुरू हुई। धरती की दूसरी तरफ जहाँ के लोगों ने भारत या चीन का नाम तक नहीं सुना था, एक और जादू हो रहा था।
मेक्सिको के किसानों ने एक जंगली घास को हजारों साल की मेहनत से उस मक्के में बदल दिया जिसे आज हम सब खाते हैं। और इसके समानांतर दक्षिण अमेरिका के ठंडे और ऊंचे एंडीज पर्वतों पर, जहां खेती करना लगभग नामुमकिन लगता था, लोगों ने एक और रास्ता निकाला। उन्होंने आलू और किनुआ जैसी फसलें उगाईं, जो बर्फीली हवाओं और कम पानी में भी जिंदा रह सकती थीं। जब फसलें उगने लगीं, तो एक नई चुनौती सामने आई। इस अनाज को सुरक्षित कैसे रखा जाए, भविष्य के लिए कैसे बचाया जाए। आज से लगभग 10,000 साल पहले नवपाषाण युग नियोलिथिक एज में एक क्रांतिकारी बदलाव आया। इंसान ने अपने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल जमीन जोतने के लिए करना शुरू कर दिया, और इसी एक कदम ने खेती की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से लेकर कर्नाटक के ब्रह्मगिरी तक जमीन की खुदाई में पॉलिश किए हुए पत्थर के शानदार औजार मिले हैं। ये पहले के औजारों से कहीं ज्यादा तेज, मजबूत और काम के थे। इनसे जंगल साफ किए जाते, खेत तैयार होते। जैसे जैसे फसल की पैदावार बढ़ी, एक नई चुनौती दरवाजे पर खड़ी थी। इतने सारे अनाज को बारिश, नमी और जानवरों से इसी जरूरत ने नए इन्वेंशन को जन्म दिया। मिट्टी के बर्तन और भंडारण के लिए बने गड्ढे। मेहरगढ़ से लेकर बिहार के चिरांग तक मिले मिट्टी के बर्तन और अनाज रखने के गोदाम इस बात का सबूत है कि इंसान ने अब भविष्य के लिए सोचना शुरू कर दिया था। मेहरगढ़ और कच्छ क्षेत्र जैसी जगहों पर आर्कियोलॉजिस्ट को धागा काटने के औजार मिले हैं, जो इस बात का सबूत है कि इंसान ने कपास और ऊन से कपड़े बनाना सीख लिया था। धीरे धीरे धरती और इंसान एक दूसरे के साथी बन गए थे। हर सुबह जब सूरज उगता, तो उसकी सुनहरी किरणें खेतों पर पड़ती और हवा में बहती थी नई फसल की खुशबू। शाम को जब सूरज ढलता, तो गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होते। कोई बीते मौसम की बातें करता, कोई अगले साल की फसल का अनुमान लगाता, और कोई बस शांति से बैठकर आसमान के तारों को देखता, जहां से शायद उनके देवता उन्हें देखते होंगे। धीरे धीरे लोगों के बीच भरोसा बढ़ने लगा। अब वे सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने पास के गांवों से मेल जोल शुरू किया। कभी कोई दूर से आने वाला अनजान यात्री आता, जिसके पास मिट्टी की अलग बनावट होती या धातु के औजार जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। वो लोग हैरानी से पूछते, ये कहां से लाए? और उस क्षण कुछ नया जन्म लेता था, जिज्ञासा। यही जिज्ञासा धीरे धीरे बनी जरूरत, और जरूरत से संपर्क। लोगों ने सोचना शुरू किया, अगर हम दूसरों से कुछ सीख सकते हैं, तो क्या हम कुछ दे भी सकते हैं? मेहरगढ़ के खेतों में अब हर घर के भंडार भरे थे, लेकिन सबके पास एक जैसी चीजें नहीं थी। किसी के पास गेहूं का ढेर था, तो कोई अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाता था, और किसी के पास ऊन या तांबे के औजार थे। तभी इंसान के मन में एक सरल लेकिन क्रांतिकारी विचार आया, अगर मैं अपना थोड़ा अनाज तुम्हें दूं और बदले में तुम मुझे एक बर्तन दे दो, तो दोनों का काम बन जाएगा। यही दुनिया का पहला व्यापार था। आर्कियोलॉजिस्ट को मेहरगढ़ और बुरझोम की खुदाई में ऐसे पत्थर और सीपियां मिली हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे से आई थी। अब फसल इतनी ज्यादा थी कि उसे घरों में रखना मुश्किल हो गया था। हर घर के कोनों में भरे अनाज के ढेर कभी भी नमी या कीड़ों से खराब हो जाते। बारिश का एक मौसम और महीनों की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। लोग समझने लगे, अनाज सिर्फ खेत में नहीं उगता, उसे सुरक्षित रखना भी। बस इसी जरूरत ने इंसान को वास्तुकार बना दिया। यहीं से जन्म हुआ अन्न भंडारों का। हड़प्पा की खुदाई में मिले ऐसे ही 6 विशाल गोदाम, जिनके नीचे लकड़ी के प्लेटफॉर्म थे, ताकि नमी से अनाज सड़े नहीं। वहीं मोहनजोदड़ो का ग्रेट ग्रैनरी इतना विशाल था कि उसमें हजारों क्विंटल अनाज रखा जा सकता था। उसके पास बनी ईंट की नालियां, हवा के झरोखे और अलग अलग हिस्से। गुजरात के लोथल बंदरगाह पर मिले गोदाम इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ लकड़ी और ईंट से बने प्लेटफॉर्म और पास ही पत्थर के घाट मिले हैं, जो इस बात का सबूत है कि अनाज सिर्फ गांवों तक नहीं, बल्कि समुद्री रास्तों से बाहर भी भेजा जाता था। उधर पश्चिम में टाइग्रिस और यूफ्रेटिस की घाटियों में मेसोपोटामिया की सभ्यता खिल रही थी। वहाँ के प्राचीन शिलालेखों में बार बार एक नाम आता है, मेलुहा। विद्वानों का मानना है कि मेलुहा दरअसल हड़प्पा सभ्यता ही थी।
यानी भारत और मेसोपोटामिया के बीच हजारों किलोमीटर दूर से असली व्यापारिक रिश्ते शुरू हो चुके थे। कभी तांबे की मोहरें वहां जाती तो कभी खजूर, कपास और कीमती पत्थर यहाँ आते। यह सिर्फ चीजों का आदान प्रदान नहीं था, ये दो सभ्यताओं के बीच विश्वास का पहला पुल था। इसी समय धरती के और हिस्सों में भी यही चमत्कार हो रहा था, क्योंकि नील घाटी में गेहूं और जौ जीवन का आधार बन चुके थे। जब अनाज बढ़ा तो बुद्धि भी बढ़ी, और जब अनाज सुरक्षित हुआ तो सभ्यता स्थायी हो गई। यहीं से वो नींव रखी गई जिस पर मानव इतिहास की सबसे महान सभ्यताएं खड़ी हुई। हड़प्पा, मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन, और इनमें भी एक जो अब भारतीय उपमहाद्वीप, लेकिन इसी के साथ एक नया नियम बन चुका। ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी ये समाज के थे, और यहीं से शुरू हुई समुदाय की अवधारणा, जहां हर व्यक्ति एक बड़ी कहानी का हिस्सा था। फसलें बढ़ी, वैसे वैसे जरूरतें भी बढ़ी। अब हर कोई किसान नहीं था। किसी ने मिट्टी से बर्तन बनाना सीखा, किसी ने तांबे से औजार गढ़ना, तो कोई मणि पत्थरों को तराशने लगा। ChatGPT यहाँ से शुरू हुआ लेबर का डिवीजन, यानी हर काम की अपनी अहमियत। नवदातोली, मध्य प्रदेश और ब्रह्मगिरी, कर्नाटक की खुदाइयों में ऐसे औजार मिले हैं जो बताते हैं कि भारत में हर क्षेत्र अपने अपने विशेष कामों में निपुण था। इंसान अब पत्थरों पर भी अपनी कहानी उकेरने लगा था। मध्य प्रदेश की घने जंगलों के बीच रायसेन जिले की पहाड़ियों में एक जगह है भीमबेटका। कई हजार साल तक यह जगह बस एक शांत घाटी थी। किसी को नहीं पता था कि इन पत्थरों के बीच मानव इतिहास की सबसे पुरानी कहानियां छिपी हैं। साल था 1957। भोपाल के पास एक युवा आर्कियोलॉजिस्ट विश्वनाथ वाकणकर रेल यात्रा से उज्जैन जा रहे थे। रेल की खिड़की से बाहर देखते हुए उन्होंने कुछ अजीब सी चट्टानें देखी। अब सवाल आपसे, आपकी वीडियो बिल्कुल वैसी जैसी उन्होंने स्पेन की प्रसिद्ध आपका शुभ नाम क्या है? केव पेंटिंग। दोस्तों हमें कमेंट में जरूर ट्रेन से उतरकर उन पहाड़ियों में गए। वहां उन्होंने देखा दीवारों पर बने थे हजारों साल पुराने रंगीन चित्र। कहीं लाल मिट्टी से बने मानव आकृतियां, कहीं सफेद रंग से उकेरे गए जानवर, कहीं शिकार करते लोग, कहीं पेड़, सूर्य और चांद के प्रतीक। आज भीमबेटका में 700 से ज्यादा गुफाएं हैं, और उनमें से लगभग 400 गुफाओं में चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ चित्र 30,000 साल पुराने हैं, यानी पुरापाषाण काल के। कुछ नए चित्र नवपाषाण काल के हैं, जहां लोग अब खेती कर रहे थे और जानवर पाल रहे थे। कुछ चित्र इतने बारीक हैं कि आप उनमें जानवरों की आंखों की दिशा तक देख सकते हैं। रंगों में मुख्यतः लाल और सफेद इस्तेमाल हुआ है, जो प्राकृतिक खनिजों, हेमेटाइट, जीरू और चूने से बने थे। इसलिए इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। धीरे धीरे जब इंसान ने धरती को समझना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ धरती सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो जीवित है। जब बारिश समय पर आती, फसलें लहलहाती और नदियां जीवन देती, तो लोगों के मन में एक नई भावना जन्म लेती। कोई है जो हमें संभाल रहा है। चिरांग बिहार की खुदाइयों में मिले हैं। छोटी छोटी टेराकोटा मूर्तियां, मातृ देवी की आकृतियां, उर्वरता के प्रतीक और पशुओं के छोटे मॉडल, जो बताते हैं कि उन लोगों ने यह समझा धरती ही माता है और उसके गर्भ से ही जीवन जन्म लेता है। समय बीतने के साथ लोगों ने अपने चारों ओर की हर शक्ति को नाम देना शुरू किया। हवा जो सांस देती थी, वायु देवता; बारिश जो जीवन देती थी, इंद्र; आग जो रोशनी और गर्मी देती थी, अग्नि; पानी जो सबको जोड़ता था, वरुण। इनके मंत्रों में वही भावना गूंजती है